स्टोरीज हैं, अपडेटेड खबरें हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले आपकी जेब और आपसे जुड़ी एक बड़ी खबर। अगले महीने पेश होने वाले बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की तैयारियां हैं। पूरी खबर के लिए हम चलेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, ये तो बहुत अच्छी खबर हो सकती है कि टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव हो और ये राहत आती हुई दिखाई दे मिडिल क्लास के लिए, लेकिन किस तरीके का बदलाव, कितनी राहत संभव है? हर बार बजट से पहले ये अटकलें होती हैं, चर्चाएं चल रही होती हैं कि सरकार इनकम टैक्स में राहत दे सकती है, देने पर विचार कर रही है। लेकिन इस बार जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस बार के बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलना लगभग तय है और ये राहत इस तरीके से दी जाएगी ताकि मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा फायदा हो। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राहत किस तरह से दी जाएगी। तो दरअसल अब तक जो विचार हुआ है, चर्चा हुई है वित्त मंत्रालय में, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि 20% और 30% के बीच का जो टैक्स पेयर्स हैं उनको किसी तरीके से राहत दी जाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे ही आपकी आमदनी 15 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। जैसे ही 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको सीधा 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो अचानक से बढ़ोतरी हो जाती है वो कई लोगों को चुभता है और इसमें वो लोग आते हैं जो मिडिल क्लास हैं और जिनके हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा तो वो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा होगा। ये सोच वित्त मंत्रालय के भीतर है और सभी इस पर सहमत हैं। तो एक तो ये रहा 20% तो 30% के बीच में एक आपको राहत मिलती हुई दिखेगी नए टैक्स स्लैब के तौर पर या फिर टैक्स की दरों को कटौती कर करके। दूसरा कि इनकम टैक्स में छूट की जो मौजूदा सीमा है न्यू टैक्स रिजीम में उसको सरकार बढ़ा सकती है ताकि नेट टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा हो। और इसका असर आपको ये दिखेगा कि 20% से नीचे वाले जो स्लैब हैं 15%, 10%, तो वहाँ भी आपको राहत मिलती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर कहें कि मिडिल क्लास के लोगों को जिनकी आमदनी 15 लाख या 20 लाख रुपए तक है सालाना, उनको आपको एक बड़ी राहत बजट में मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये सारी बात हुई आपको न्यू टैक्स रिजीम की। अब आप पूछेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या होगा? तो दरअसल वहां पे वित्त मंत्रालय के भीतर अभी भी दो राय है। जो इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट है उनका मानना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी राहत देनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अभी करीब 30% से ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं और वहाँ राहत देंगे तो वहाँ भी लोगों के हाथ में पैसा आएगा। चूँकि अभी मूल मकसद जो है वो है आपको लोगों के हाथ में पैसा देना, खपत बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। लेकिन इनकम टैक्स विभाग या फिर क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस तर्क से बहुत सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए, सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम को ही आकर्षक बनाया जाए। ये जो अंतर विरोध है उस पर अभी उसका कोई कह सकते हैं रास्ता नहीं निकला है या आम सहमति नहीं बनी आखिर क्या करना है। तो अभी सलाह मशविरा का दौर जारी है। मुझे लगता है कि बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले तक इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, जब वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच भी बैठक होगी। लेकिन यह है कि राहत तो मिलेगी और राहत मिलने के पीछे दरअसल असली वजह एक और है कि सरकार के पास पैसे की भी चिंता नहीं है, कंजम्पशन बढ़ाने का फोकस है और 4 राज्यों विधानसभा चुनाव होना है, तो राजनीतिक वजह भी है। तो सारी वजह इस बात को ठोस संकेत दे रही है कि टैक्स पेयर्स इस बजट को अच्छे से इंतजार करें और उनको राहत मिलने की संभावना है। अगर ये राहत आती है लक्ष्मण तो बड़ी मुस्कान आएगी टैक्स पेयर्स के चेहरे पे, मिडिल क्लास के चेहरे पे। अतिरिक्त पैसे हाथ में रहेंगे तो अतिरिक्त खर्चा जो सरकार का फोकस है वो हो सकता है, इकोनॉमी को मदद मिलेगी और लोगों को राहत भी मिल सकती है। राइट, लेकिन इधर वित्त मंत्री का बजट पर मंथन जारी है। इसी कड़ी में आज भी निर्मला सीतारमण की बैठकों का दौर जारी है। वित्त मंत्री आज जो कृषि सेक्टर के प्रतिनिधियों से मिल चुकी हैं, अब एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधियों से वित्त मंत्री की मुलाकात होनी है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। तो आलोक, ये बताएं कि किस तरीके की मांगे हैं एमएसएमई सेक्टर की? बिल्कुल, देखिए एमएसएमई सेक्टर के लोग इस वक्त वित्त मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं और एमएसएमई की जो मांग है खास तौर से वो ये है कि जो पीएलआई स्कीम है इसको और लुक्रेटिव बनाया जाए और कई सारे और सेक्टर्स में इसको लागू किया जाए ताकि जो जॉब क्रिएशन हो इस सेक्टर में बढ़ सके, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। तो पीएलआई की जो स्कीम्स है अभी 14 सेक्टर में लागू है और मांग ये की जा रही है कि फुटवेयर, फर्नीचर, साइकिल, टॉयज, ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर भी पीएलआई स्कीम को लागू किया जाए। इसके अलावा जो पीएलआई स्कीम में जो
की कुछ बदलाव की बात की जा रही है, जिसमें खासतौर से जो पेमेंट का सिस्टम है, इंसेंटिव के पेमेंट का सिस्टम, उसमें बदलाव की मांग की जा सकती है। अभी जो पेमेंट होता है इंसेंटिव का, वो एनुअली होता है। इसकी वजह से जो कारोबारी है, एमएसएमईज हैं, उनके पास एक तरह से फंड का क्रंच हो जाता है। लिहाजा ये मांग की जा सकती है कि इसमें जो पेमेंट हो वो एनुअली होने के बजाय क्वार्टरली किया जाए, ताकि जो बिजनेसेस हैं, एमएसएमई हैं, उनके पास फंड का कोई क्रंच ना हो। इसके अलावा खासतौर से जो अगर कहें तो जो आरएनडी सेक्टर में और खासतौर से जो नई टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, वहां पर निवेश ज्यादा हो, नए एंटरप्रेन्योर्स आए इस सेक्टर में, इसके लिए जो टैक्स के मोर्चे पर, इंसेंटिव के मोर्चे पर ज्यादा रियायत देने की मांग की गई है। अभी जो 100% आरएनडी पे जो डिडक्शन है, उसको बढ़ाकर पहले की तरह ही 200% की मांग की जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर के लिए हैं, और इसमें खासतौर से जो 45 डेज वाली मांग है वो भी यहाँ पर शामिल हो सकती है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि 45 डेज वाली जो मांग है उस पर अभी सरकार विचार विमर्श कर रही है, और बहुत कम संभावना है कि 45 डेज वाली चीजों को सरकार आगे ले, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये अब देखना होगा कि बजट में इसमें क्या फैसला होता है। जी, ये तो बात हुई एमएसएमई की। इधर कृषि सेक्टर के लोगों से भी, किसानों से मुलाकात हो चुकी है वित्त मंत्री की। आलोक, वहां पर किस तरह की डिमांड्स, किस तरह के सजेशन आए हैं? बिल्कुल, देखिए, सुबह की जो बैठक थी वो जो कृषि संगठन है और साथ ही साथ जो कृषि इकोनॉमिस्ट हैं, उनके साथ बैठक हुई थी, और जो एक सुर में सबने यही कहा कि जो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है वो है कृषि सेक्टर में ग्रोथ को रिवाइव करने की। अभी जो ग्रोथ है करीब 1.4% है, जो कि काफी कम है। एक समय में ये 6.6% के आसपास हुआ करती थी। लिहाजा सरकार को पूरा फोकस कैपेक्स सरकार को इधर डालना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि जो कृषि सेक्टर का जो ग्रोथ है उसको रिवाइव किया जा सके। दूसरी जो मांग थी वो थी कि किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री की तरफ से भी मिलता है, वो 6,000 रुपए की रकम है, काफी कम है। लिहाजा इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि महंगाई काफी बढ़ चुकी है। तो इस तरह की संगठन भारतीय किसान संघ की तरफ से की गई है। और जो बातें हैं वो कही गई है कि जो खासतौर से एग्री सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं, उनको बूस्ट देने के लिए जो एग्री बिजनेस स्कीम है, उसकी रेट्स को 2010 के बाद अभी तक रिवाइज नहीं किया गया है। लिहाजा इसको रिवाइव किया जाना चाहिए, और इसके तहत जो लोन मिलता है 10 लाख रुपए तक मिलता है, इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए करना चाहिए। तो इस तरह की मांगे एग्री सेक्टर में आई हैं, और साथ ही साथ जो एग्री सेक्टर है उनका ये भी कहना है कि जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों पर सरकार को फोकस करना चाहिए, तभी जाके जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खेती पर बुरा प्रभाव पड़ता है उससे निजात मिल सकती है। और इसके अलावा खासतौर से एक्सपोर्ट पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं उसको सरकार को हटाया जाना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सके। तो ये तमाम जो मांगे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से यहाँ पर वित्त मंत्री के सामने रखी गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आलोक। तो ये एमएसएमई सेक्टर और किसान संगठनों की तरफ से जो आज वित्त मंत्री से मुलाकात है, उसमें डिमांड्स और विशेष बजट से रिलेटेड आलोक बता रहे थे। काफ़ी कुछ है जो विश लिस्ट में है। चलिए अब बजट से जुड़ी खबरों के बाद बात कर लेते हैं आज के बाजार की। हफ्ते के आखिरी दिन आज बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 269 पॉइंट गिरा और 77,210 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 66 पॉइंट गिरकर 23,501 पर पहुंचा। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज मुनाफा वसूली दिखी। इंट्राडे में निफ्टी 23,667 और मिड कैप 55,855 तक गए थे। आज सबसे ज्यादा बढ़त हमने आईटी, मेटल, फार्मा इंडेक्स में देखी, तो तेल, गैस, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में आज दबाव रहा। वहीं बैंकिंग और पीएससी इंडेक्स में आज गिरावट देखी गई। नीट मामले पर सियासी संग्राम जारी है। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर और पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में भी ले लिया है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर बिहार में एक्शन हो रहा है। नीट मामले में ईओयू ने तेजस्वी यादव से पीएस से पूछताछ की है। प्रीतम पर आरोपियों को गेस्ट हाउस में ठहराने का आरोप है। इसके अलावा ईओयू ने पूछताछ के लिए पहले नोटिस में नहीं पहुंचने वाले 7 छात्रों को भी दूसरा नोटिस दिया है। अगर छात्र पूछताछ में नहीं आए तो ईओयू कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ आरोपी छात्रों की मार्कशीट से जुड़ा चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। 3 आरोपी छात्र नीट परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए हैं। 3 आरोपी छात्रों के 500 से भी कम नंबर है।
शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। कल रात राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन आज ईडी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम, फिलहाल हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, अगर आपके पास कोई अंदाजा हो उस बात का, और क्या आज ही इस पर फैसला आ जाएगा या फिर इंतजार करना होगा? देखिए, ट्रायल कोर्ट ने कल शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि जो ईडी है वो पूर्वाग्रह से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। खासतौर पे कि जो मनी ट्रेल है वो भी नहीं मिला। 40 करोड़ तब तक पैसा आया है, लेकिन उस चुनाव में कैसे खर्च हुआ ईडी ये भी साबित नहीं कर पाई है। बाकी 60 करोड़ ढूंढने के लिए उनको कितना वक्त चाहिए ईडी ये भी नहीं बता पा रही है। तो ये कहते हुए ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन अब ईडी जो है आज सुबह कोर्ट में पहुंच गई और कोर्ट से कहा कि हमारे मामले की सुनवाई कीजिए। हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। ईडी ने आज हाईकोर्ट के सामने दलील रखी कि हमारे पास उनके खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत है। इनके खिलाफ दो केस है, एक केस में ये सीधे आरोपी भी है। आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया गया, तो जो बेल ऑर्डर है उसको आप खारिज कर दीजिए। तो अभी जो है आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी अभी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो थोड़ी देर में हो सकता है कि कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला सुना दे या अपना आदेश सुरक्षित कर ले। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि कोर्ट क्या आज ही कोई फैसला देता या अपना फैसला सुरक्षित कर लेता। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी दलीलें रखी जा रही है, तो अगले आधे घंटे या घंटे के अंदर ये सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर हुआ, क्या उनको बेल मिली, उनको राहत मिली, जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए असीम। तो अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा ये फैसला सुनने के लिए कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली या फिर नहीं। इधर आपके सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सवाल खड़े किए हैं। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाई कोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। इधर केजरीवाल की जमानत को लेकर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि किसी भी अपराधी को बेल मिलना उसके अपराध मुक्त होने का सबूत नहीं है। केजरीवाल अपराधी है। किसी भी अपराधी को बेल मिलना उसका अपराध मुक्त होना नहीं होता। और शराब की जिस नीति में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, उसमें बेल से जेल का ये खेल अब चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया है और माननीय कोर्ट ने उनको बेल दिया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसी शराब नीति के मामले में बहुत गंभीर टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल के रोल पे भी की हैं। तो मुझे लगता है मामला न्यायालय में है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, निर्णय आएगा। तो केजरीवाल की जमानत को लेकर क्यों हो रही है सियासत? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। जमानत पर सियासत क्यों? पानी की परेशानी को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चितकाल के लिए एक अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठने से पहले आतिशी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ आम आदमी पार्टी के और भी नेता मौजूद थे। आतिशी ने केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए पर्याप्त पानी की मांग की है। पानी की मांग पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा।
तो दिल्ली में सियासी झगड़ा और पानी का अनशन जारी है, लेकिन आज आखिर इंद्रदेव दिल्ली पर मेहरबान हो गए। आज दोपहर में दिल्ली में अच्छी बारिश हुई। दिल्ली के लोगों ने भयंकर गर्मी से राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तापमान सभी रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा था। चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। कार्यक्रम डल झील के किनारे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में पीएम मोदी लोगों के बीच भी पहुंचे। पीएम को अपने बीच पाकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। वहां मौजूद लोग पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग केवल विद्या नहीं, विज्ञान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति सचिवालय के अन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन में योग किया और लोगों से भी योग के जीवन में शामिल होने की अपील की। दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने भी योग किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया। अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योग कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में सैन्य कर्मियों के साथ ट्रेनिंग एरिया में योग किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में योग किया। इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी आज योगाभ्यास किया। दसवें योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इंडो चाइना बॉर्डर के नकुला एक्सिस में योगाभ्यास किया। -4 डिग्री सेल्सियस में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। कई तरह के आसन करके लोगों को चुस्त और दुरुस्त रहने का संदेश दिया। वहीं भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लद्दाख के सियाचिन में भी योगाभ्यास किया। भारतीय नौसेना ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस तरकश, आईएनएस तेग समेत जंगी जहाजों पर योग किया गया। इस दौरान भारतीय नौसेना ने अपने कर्मियों के समग्र स्वास्थ्य में योग के महत्व पर जोर दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग तस्वीरें योग दिवस से जो देश भर से आई। देखिए ये वो तमाम मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के जो आज योग करते हुए नजर आए। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव हों या फिर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हों, भजन लाल शर्मा राजस्थान से हों, या फिर सीएम भूपेंद्र पटेल गुजरात के हों, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, सब मुख्यमंत्रियों ने योग किया और ये तस्वीरें आपके लिए। इसके अलावा आज आपके लिए योग पर एक खास कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। शाम 5:57 पे योग दिल से, खास तौर पे आज आपको ऐसे योग अभ्यास बताएंगे जो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा आज शाम 5:57 पर योग दिल से।